नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों पर गहरा असर डाला है। बिल्कुल, ये सिर्फ बेस्टसेलर नहीं है, ये मानवीय सहन शक्ति और अर्थ की तलाश की एक असाधारण कहानी है। हाँ, और फ्रैंकल कोई बाहर से देखने वाले नहीं थे। वो खुद एक मनोचिकित्सक थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नात्सी यातना शिविरों का, ऑश्विट्स का वो भयानक दौर झेला था। सही कहा, और ये किताब उन्हीं के अनुभवों और उसी अनुभव से जन्मी उनकी जो थियोरी है, लोगोथेरेपी, उसी का वर्णन है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मतलब इस किताब की किन गहराइयों में उतरेंगे? आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे कैसे वो चरम निराशा, वो पीड़ा, उसके बीच भी इंसान जीने का कोई मतलब, कोई मकसद ढूंढ सकता है, अपनी अंदरूनी आजादी को कैसे बचाए रख सकता है। और ये भी कि कैसे दुख, अपराधबोध, मौत, इन सब के सामने भी जिंदगी को हाँ कहा जा सकता है। बिल्कुल, यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैंकल की वो जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे ताकतवर सोच है हाँ। कि बाहरी हालात, वो ताकतें आपसे सब कुछ छीन सकती हैं। आपका घर, आपकी सेहत, आपके लोग, सब कुछ। लेकिन एक चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, और वो है आपकी आजादी। ये चुनने की आजादी कि आप उन हालातों पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे, आपका रवैया क्या होगा। हाँ, ये बात सुनने में शायद सीधी लगे, पर ये बहुत गहरी है, खासकर जब हम सोचते हैं कि ये विचार कहाँ से आया। बिल्कुल, उस माहौल से। हाँ, उस माहौल से जो इंसान की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। फ्रैंकल ने वहाँ ये देखा कि इंसान पूरी तरह से हालातों का बंधक नहीं है। मतलब कि आखिर में ये हम पर होता है। हम तय करते हैं कि हम घुटने टेकेंगे या सामना करेंगे। हम हर पल चुन रहे होते हैं कि हम अगले पल क्या बनेंगे। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, शिविर में जब वो दाखिल हुए, वो अनुभव कैसा था? आपने सदमे का जिक्र किया था। हाँ, वो शुरुआती अनुभव ही भयानक था। फ्रैंकल एक राहत के भ्रम की बात करते हैं। राहत का भ्रम? डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव। हाँ, मतलब एक झूठी उम्मीद कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद हमें छोड़ देंगे। लेकिन फिर वो सच्चाई सामने आती थी। वो उंगली का इशारा। हाँ, वो एसएस अफसर का एक इशारा। दाएं मतलब काम और बाएं मतलब मौत, गैस चेंबर। और लगभग 90% लोग तो पहुंचते ही मौत के लिए चुन लिए जाते थे। ये सोचना भी मुश्किल है। और फ्रैंकल के साथ एक और वाकया हुआ था, उनकी पांडुलिपि का। हाँ, ये उनके लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत आघात था। उनकी जो किताब थी, जिस पर उन्होंने सालों काम किया था, वो उनसे छीन ली गई। उनका लाइफ वर्क था वो। और उन्होंने किसी से मदद मांगी थी? हाँ, उन्होंने एक पुराने कैदी से मिन्नत की कि इसे बचा लो। और उस कैदी का जवाब था सिर्फ एक शब्द, मल, या अंग्रेजी में कहें तो शिट। फ्रैंकल कहते हैं उस पल में जैसे उनका पूरा पिछला जीवन ही मिट गया। ये उनके लिए एक तरह का मनोवैज्ञानिक अंत था, और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, उसका पहला पड़ाव। सदमा, शॉक। हाँ, पहला चरण था सदमा। लेकिन इसके बाद तुरंत एक और स्थिति आती थी जो शायद और भी अजीब थी। वो थी उदासीनता, एपैथी। उदासीनता मतलब एक तरह की भावनात्मक मौत। रोज की मार पिटाई, अपमान, मौत, ये सब झेलने के लिए कैदी जैसे अपनी भावनाओं को बंद कर लेते थे। जिसे सुन्न हो जाना। हाँ, बिल्कुल। नफरत, दया, घृणा, ये सब तीव्र भावनाएं महसूस ही नहीं होती थी। ये एक तरह का कवच था खुद को बचाने के लिए। और ये कितनी गहरी होती होगी? फ्रैंकल ने कुछ उदाहरण दिए हैं इसके? हाँ, वो बताते हैं कि कैसे कैदी अपने साथियों को पिटते या मरते हुए बिना किसी खास भावना के देख सकते थे। कोई मर गया तो उसके सामान पर नजर। हाँ, फौरन उसके बचे हुए आलू या जूते अगर बेहतर हैं, या कोट, वो ले लेते थे। ये चौंकाने वाला लग सकता है, पर ये सच था। और फ्रैंकल कहते हैं कि शारीरिक दर्द से ज्यादा अपमान चुभता था। बिल्कुल, अन्याय और अपमान की भावना। उन्होंने एक घटना बताई जब एक गार्ड ने बस यूं ही ध्यान खींचने के लिए उन्हें जानवर की तरह पत्थर फेंक कर मारा। वो शारीरिक चोट नहीं थी, वो अपमान था जो ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन क्या ये उदासीनता एक तरह की दिमागी बीमारी नहीं थी? नहीं, यही फ्रैंकल एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो इसे बीमारी नहीं मानते। उनका कहना था कि एक असामान्य स्थिति में ऐसी असामान्य प्रतिक्रिया देना ही सामान्य है। An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. अच्छा, ये तो एक अलग नजरिया है। हाँ, ये उदासीनता जरूरी थी जिंदा रहने के लिए, रोज के सदमों से बचने के लिए। लेकिन
इसमें खतरा भी था। क्या खतरा? खतरा ये था कि इंसान अपनी अंदरूनी पहचान खो सकता था, अपनी इंसानियत, अपना वो जो कोर होता है वो खत्म हो सकता था। तो फिर ऐसी जगह पर जिंदगी किन चीजों के आसपास घूमती थी? मतलब क्या सोचते थे लोग, क्या बातें करते थे? बहुत ही बुनियादी जरूरतें, जैसे रोटी, एक टुकड़ा रोटी मिल जाए, गरम सूप, एक सिगरेट मिल जाए, गरम पानी से नहाने का सपना। बस कैदियों की बातें, उनके सपने, सब इन्हीं चीजों तक सिमट गए थे। और खाने की बातें? हाँ, खूब। फुर्सत मिलते ही वो अपनी पसंदीदा डिशेस, दावतों की बातें करते थे। फ्रैंकल इसे कहते हैं सांस्कृतिक शीत निद्रा, कल्चरल हाइबरनेशन। मतलब बाहर की दुनिया, कला, साहित्य, संगीत सब जैसे फ्रीज हो गया था। हाँ, लगभग, सिवाय दो चीजों के। वो क्या? राजनीति और धर्म। इन पर खूब अटकलें लगती थीं, बहसें होती थीं, युद्ध कब खत्म होगा, कौन जीतेगा, ऐसी बातें। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है कहानी में, इस सारी निराशा और शारीरिक कष्ट के बीच भी। हाँ, यहाँ कुछ हैरान करने वाला मिलता है। इंसान का जो अंदरूनी मन है, उसकी कल्पना शक्ति, वो एक पनाहगाह बन सकती थी। कैसे? फ्रैंकल खुद का उदाहरण देते हैं। वो खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी की छवि को याद करते थे, मन ही मन उससे बातें करते थे, उसके मुस्कुराते चेहरे को, उसकी आवाज को याद करते थे। अच्छा। हाँ, ये जो अंदरूनी दुनिया थी, ये उन्हें बाहरी क्रूरता से लड़ने में मदद करती थी, उन्हें उस खालीपन और निराशा से बचाती थी। यहाँ तक कि शिविरों में हास्य और कला के छोटे छोटे पल भी थे। हास्य ऐसी जगह पर? हाँ, कैदी कभी कभी कैबरे करते थे, गाने गाते थे, मजाक करते थे। ये कुछ पल के लिए भूलने में मदद करता था, थोड़ी राहत देता था। ये तो कमाल की बात है। ये सब किसी तरह अर्थ की तलाश से जुड़ता है। बिल्कुल। यही फ्रैंकल नीत्शे के उस मशहूर कथन को लाते हैं। कौन सा? जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। He who has a why to live for can bear almost any how। और शिविरों में ये साफ दिखता था। जिन कैदियों के पास भविष्य का कोई लक्ष्य था, कोई वजह थी जीने की, जैसे अपने परिवार से मिलना है या कोई अधूरा काम पूरा करना है, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। उनके अंदर एक अलग तरह की ताकत आ जाती थी। और फ्रैंकल का अपना क्यों क्या था? उनकी वो पांडुलिपि जिसे छीन लिया गया था, उनका एक बड़ा मकसद था उसे फिर से लिखना। ये विचार उन्हें ताकत देता था। पर इससे भी आगे जाकर फ्रैंकल ने कहा कि दुख या पीड़ा में भी अर्थ मिल सकता है। ये कैसे हो सकता है? पीड़ा तो पीड़ा है। हाँ, और यही फ्रैंकल के दर्शन का शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। उन्होंने देखा कि वो जो असहनीय पीड़ा थी, वो भी इंसान को अपनी अंदरूनी शक्ति को परखने का, उसे खोजने का एक मौका दे सकती है। ये कैसे? उदाहरण है इसके? हाँ, उन्होंने ऐसे कैदियों को देखा जिन्होंने अपनी आखिरी रोटी जो उन्हें मिली थी, वो भी किसी ज्यादा भूखे साथी को दे दी। सच में? हाँ, ऐसे लोग थे जो खुद बीमार थे, लेकिन दूसरों को दिलासा देते हुए बैरकों से गुजरते थे। ये छोटी छोटी बातें ये साबित करती थीं कि इंसान की जो चुनने की आज़ादी है, अपना रवैया चुनने की आज़ादी, वो कोई छीन नहीं सकता। फ्रैंकल एक मरती हुई युवा औरत की कहानी बताते हैं। वो शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में थी, पर वो खुश थी। खुश? मरते हुए? हाँ, क्योंकि वो रोज खिड़की से बाहर एक पेड़ को देखती थी और उससे बातें करती थी। वो पेड़ उसका दोस्त बन गया था और उसे लगता था कि वो पेड़ उससे कह रहा है, मैं यही हूं, मैं जीवन हूं, अनंत जीवन। उस पीड़ा में भी उसने एक गहरा अर्थ, एक जुड़ाव महसूस कर लिया था। ये तो रोंगटे खास कर देने वाली बात है। और इसका उल्टा भी था शायद, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी। बिल्कुल, जिन्होंने भविष्य में कोई मतलब देखना बंद कर दिया, जिनके पास कोई क्यों नहीं बचा, वो अंदर से टूट जाते थे। उनके जीने की इच्छा खत्म हो जाती थी। और वो सिगरेट वाली बात? हाँ, फ्रैंकल ने देखा कि अगर कोई कैदी जिसे सिगरेट मिली है, जो आमतौर पर खाने के बदले दी जाती थी, बहुत कीमती थी, उसे खुद पीने लगे तो ये खतरे का संकेत था कि उसने हार मान ली है। हाँ, कि उसने जीने की इच्छा खो दी है। फ्रैंकल इसे गिव अप आइटिस कहते थे और अक्सर ऐसे लोग अगले 1-2 दिन में मर जाते थे। गिव अप आइटिस? और एक और उदाहरण है, क्रिसमस 1944 के आसपास मौतों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत से कैदियों ने ये झूठी उम्मीद लगा रखी थी कि क्रिसमस तक वो घर पहुंच जाएंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ?
जब उम्मीद टूटी तो निराशा इतनी हावी हुई कि शायद उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खत्म हो गई। उम्मीद का टूटना जानलेवा साबित हुआ। तो ये जो सारे अनुभव थे ये सिर्फ दर्दनाक यादें नहीं रहे, इन्हीं से फ्रैंकल ने अपनी थेरेपी विकसित की, लोगोथेरेपी। हाँ बिल्कुल, ये अनुभव ही उसकी नींव बने। लोगोस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है अर्थ, मीनिंग। तो लोगोथेरेपी हुई अर्थ द्वारा चिकित्सा। तो इसका मूल विचार क्या है? ये फ्रॉइड वगैरह से कैसे अलग है? मूल विचार ये है कि इंसान की जो सबसे गहरी, सबसे बुनियादी प्रेरणा है वो न तो प्लेजर प्रिंसिपल है जैसा फ्रॉइड मानते थे, और ना ही पावर की इच्छा जैसा एडलर मानते थे। तो फिर क्या है? वो है अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। इंसान अपने जीवन में एक अर्थ खोजना चाहता है, ये उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। और वो मजाक क्या था जो फ्रैंकल करते थे? हाँ, वो कहते थे कि मनोविश्लेषण में मरीज सोफे पर लेटकर कुछ ऐसी बातें बताता है जो बताना बहुत मुश्किल है, और लोगोथेरेपी में मरीज कुर्सी पर सीधा बैठकर कुछ ऐसी बातें सुनता है जो सुनना बहुत मुश्किल है। हाँ, अच्छा। तो लोगोथेरेपी के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? कौन से मुख्य विचार हैं इसमें? इसके कुछ मुख्य स्तंभ है, कह सकते हैं। पहला है अस्तित्वगत खालीपन या एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये क्या होता है? आज के जमाने में जब पुरानी परंपराएं, पुराने मूल्य टूट रहे हैं, तो बहुत से लोग अपने जीवन में एक गहरे खालीपन, एक अर्थहीनता का अनुभव करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जीना किस लिए है। और ये खालीपन कैसे दिखता है? ये बोरियत के रूप में दिख सकता है, डिप्रेशन के रूप में, बेवजह के गुस्से या आक्रामकता के रूप में, या फिर नशे की लत के रूप में। एक खास चीज थी जिसे फ्रैंकल संडे न्यूरोसिस कहते थे। संडे न्यूरोसिस? इतवार का डिप्रेशन? हाँ, मतलब हफ्ते भर तो काम में लगे रहे, व्यस्त रहे, इतवार को जब खाली बैठे तो अचानक जिंदगी का खालीपन महसूस होने लगा। ये तो आज भी बहुत रिलेटेबल लगता है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है न्यूजेनिक न्यूरोसिस। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, समझाइए। मतलब ऐसी मानसिक परेशानियां जो मन की गहराइयों से, किसी दबी हुई इच्छा या बचपन के सदमे से नहीं आती, जैसा फ्राइडियन सोचते हैं, बल्कि सीधे सीधे जीवन के अर्थ या उद्देश्य से जुड़े सवालों या कुंठाओं से पैदा होती हैं। ये इंसान के अस्तित्व के आध्यात्मिक या नोइस मन आत्मा वाले आयाम से जुड़ी हैं। अच्छा, और तीसरा है आत्म उत्थान या सेल्फ ट्रांसेंडेंस। फ्रैंकल मानते थे कि इंसान का वजूद हमेशा अपने से बाहर की तरफ इशारा करता है। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते। हमारा ध्यान या तो किसी मकसद पर होता है जिसे हमें पूरा करना है, या किसी दूसरे इंसान पर होता है जिससे हमें प्यार करना है या जिसकी हमें सेवा करनी है। खुद को भूलकर किसी मकसद या किसी दूसरे के लिए जीने में ही असली खुशी और आत्मसंतुष्टि मिलती है। खुशी को सीधे पकड़ने की कोशिश करो तो वो हाथ से फिसल जाती है। ये भी गहरी बात है। और चौथा? अर्थ खोजने के रास्ते। हाँ, फ्रैंकल ने अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला, कुछ रचकर या कोई काम करके, कोई उपलब्धि हासिल करके, अचीवमेंट। ठीक है। दूसरा, किसी चीज को अनुभव करके, जैसे प्रकृति की सुंदरता या कला, या फिर किसी दूसरे इंसान से प्रेम करके, उससे जुड़कर, एक्सपीरियंसिंग लविंग। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे अनोखा है, जब पीड़ा को, दुख को टाला ना जा सके, जब वो अनिवार्य हो, तो उसके प्रति अपना सही रवैया चुनकर, एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग, उस पीड़ा को एक चुनौती के रूप में लेकर, उसमें भी कोई अर्थ ढूंढकर। ये तीसरा रास्ता, पीड़ा में अर्थ खोजना, इसी से जुड़ी वो तकनीक है जिसका आपने जिक्र किया था, विरोधाभासी इरादा। हाँ बिल्कुल, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ये लोगोथेरेपी की एक बहुत ही खास और थोड़ी अजीब लगने वाली तकनीक है। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल उल्टी लगती है कि जिस चीज से डर लगता है उसी को करने या चाहने के लिए कहना, ये काम कैसे करता है भला? हाँ, ये उल्टा लगता है पर बड़ा कारगर है। इसमें मरीज को कहा जाता है कि वो जानबूझकर बल्कि मजाक उड़ाते हुए वही करे या चाहे जिससे वो डरता है। उदाहरण? जैसे वो डॉक्टर वाला किस्सा है, उसे लोगों के सामने पसीना आने का डर था सालों से। हाँ। उसे कहा गया है कि अगली बार जब डर लगे तो वो सोचे, अरे वाह, पिछली बार तो सिर्फ 1 लीटर पसीना आया था, अब मैं सबको दिखाता हूं कि मैं कम से कम 10 लीटर पसीना कैसे बहा सकता हूं। हाँ, और कुछ ही बार ऐसा सोचने पर उसका सालों पुराना डर गायब हो गया। इसी तरह एक मरीज था जिसे लिखने में हाथ कांपता था, राइटर्स क्रैम्प। अच्छा, उसे कहा गया, तुम जानबूझकर सबसे गंदी, सबसे
टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश करो। और हुआ ये कि वो ऐसा कर ही नहीं पाया। उसका कंपन ठीक हो गया। कमाल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये काम क्यों करता है? ये दो चीजों के चक्र को तोड़ता है। एक है प्रत्याशित चिंता, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, मतलब डर इस बात का कि कहीं वो डर वाली चीज फिर से ना हो जाए, और यही डर उस चीज को करवा देता है। जैसे नींद ना आने का डर और ज्यादा जगाए रखता है। बिल्कुल। और दूसरा है अत्यधिक इरादा, हाइपर इंटेंशन। किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना या करने की कोशिश करना उसे और मुश्किल बना देता है, जैसे सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करना। विरोधाभासी इरादा इस चक्र को तोड़ता है। कैसे? ये मरीज की मजाक करने की क्षमता, सेंस ऑफ ह्यूमर और खुद से थोड़ी दूरी बनाने की क्षमता, सेल्फ डिटैचमेंट का इस्तेमाल करता है। जब आप अपने डर पर हंस पाते हैं, उसका मजाक उड़ा पाते हैं, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प तकनीक है। अच्छा, इन सब विचारों को मिलाकर फ्रैंकल एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, त्रासद आशावाद। हाँ, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। आशावाद तो ठीक है, पर त्रासद आशावाद? इसका मतलब है कि जीवन में जो अनिवार्य त्रासदियां हैं, पीड़ा, अपराध बोध और मृत्यु, जिसे फ्रैंकल ट्रायड कहते हैं, उनके बावजूद जीवन के प्रति एक सकारात्मक, एक हाँ कहने वाला रवैया अपनाना। मतलब ये मानना कि जीवन हर हाल में सार्थक हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि सबसे दयनीय, सबसे मुश्किल हालात में भी जीवन में अर्थ खोजने की संभावना बनी रहती है। असली परीक्षा ये है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं, रिस्पॉन्सिबलनेस। और उनका वो सूत्र वाक्य, हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। ऐसे जियो जैसे कि तुम दूसरी बार जी रहे हो और पहली बार तुमने उतनी ही बड़ी गलती की थी जितनी अब करने वाले हो। वाह, ये तो हर पल को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये हमें हर पल अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। फ्रैंकल ने इंसानों के बारे में भी एक बात कही थी, दो जातियों के बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था कि दुनिया में असल में सिर्फ दो जातियां हैं, सभ्य या अच्छे लोग और असभ्य या बुरे लोग। और ये दोनों तरह के लोग हर समूह में हर जगह पाए जाते हैं। मतलब कोई भी समूह, चाहे वो कैदी हो या गार्ड, पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। बिल्कुल यही। उन्होंने खुद एक एसएस गार्ड का अनुभव बताया जिसने खतरा उठाकर चुपके से उन्हें अपनी जेब से निकालकर रोटी का एक टुकड़ा दिया था। ओह, और फ्रैंकल कहते हैं कि उस रोटी के टुकड़े से ज्यादा कीमती थे उस गार्ड के कहे गए शब्द और उसकी आंखों में उस पल दिखी इंसानियत। ये दिखाता है कि अंधेरे में भी रोशनी की किरण हो सकती है। और जब आजादी मिली, वो अनुभव कैसा था? क्या सब फौरन खुश हो गए? नहीं, ये भी इतना सीधा नहीं था। फ्रैंकल लिखते हैं कि शुरू में तो यकीन ही नहीं हुआ, सब एक सपने जैसा लगा। और खुशी महसूस करने की क्षमता जैसे खो सी गई थी। वो लिखते हैं कि वो आजाद होकर फूलों से भरे सुंदर मैदानों से गुजरे, पर अंदर कुछ महसूस नहीं हुआ। उदासीनता इतनी गहरी थी, उस खुशी को, सामान्य भावनाओं को धीरे धीरे दोबारा सीखना पड़ा। ये भी एक संघर्ष था। हाँ, और एक खतरा और था। अचानक मिली आजादी के बाद कुछ कैदियों में सालों से दबी हुई करवाहट और गुस्सा हिंसक रूप में बाहर आ सकता था। उन्हें भी मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत थी। और अंत में घर लौटने का अनुभव, वो सबसे अद्भुत एहसास क्या था? फ्रैंकल के अनुसार इतने कष्ट झेलने के बाद घर लौटने वाले इंसान के लिए शायद सबसे बड़ा एहसास ये था कि अब उसे दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सिवाय अपने ईश्वर के। वो हर डर से परे जा चुका था। ये बहुत कुछ कह जाता है। हाँ, फ्रैंकल इंसान को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं इंसान वो प्राणी है जिसने ऑश्विट्ज के गैस चेंबर बनाए। और इंसान वो प्राणी भी है जो सिर ऊंचा करके होठों पर प्रार्थना या कोई गीत लिए हुए उन चेंबरों में दाखिल हुआ। ये इंसान की संभावनाओं का उसकी दोहरापन है, वो कुछ भी बन सकता है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो विक्टर फ्रैंकल की अर्थ की तलाश से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमारे पास हमेशा एक आज़ादी रहती है। चुनने की आज़ादी। हाँ, अपना रवैया चुनने की आज़ादी, और अपने जीवन में, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा में भी अर्थ खोजने की आज़ादी। पीड़ा जीवन का हिस्सा हो सकती है, पर वो अर्थहीन हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाला संदेश है। और शायद एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, फ्रैंकल की ये विचार
पीड़ा में अर्थ खोजना, चुनने की आज़ादी, जीवन के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी छोटी बड़ी चुनौतियों में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम जीवन से क्या उम्मीद करते हैं। शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि जीवन हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, जीवन हमसे क्या चाहता है। इस सवाल का जवाब खोजना ही शायद सबसे सार्थक खोज है। बहुत खूब। इस गहरे विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।